पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड 35 कहानियों की एक पूरी सीरीज है एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा। फेलुदा सत्यजीत राय का एक काल्पनिक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। ये राय द्वारा गढ़ा गया बेहद सफल चरित्र है। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं बंगाली भाषा में। इन्हीं कहानियों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली कहानी थी फेलुदा गोइंडागिरी, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी। संभवतः फेलुदा का चरित्र भी इसी कहानी में सबसे पहले गढ़ा गया होगा। कहानी का नाम है डेंजर इन दार्जिलिंग, जिसका हिंदी अनुवाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं डेंजर इन दार्जिलिंग, मेरे यानी मनीषा के साथ, आपके अपने चैनल कथा कहानी काव्य पर। आइए सुनते हैं फेलू दादा की जासूसी, मेरे यानी मनीषा के साथ कथा कहानी काव्य पर। हर रोज तीसरे पहर राजेन बाबू को मॉल की ओर आते देखता हूँ। उनके सिर के बाल पक गए हैं, रंग गोरा है, चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती रहती है। नेपाल और तिब्बत की पुरानी वस्तुओं की जो दुकान है, यहाँ कुछ थोड़ा वक्त गुजारकर फिर बाहर बेंच पर आधा घंटा गुजारते हैं और जब शाम होने को आती है तो वे अपना जला पहाड़ के मकान में लौट आते हैं। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे जाकर उनका घर देख आया हूँ। जब मैं फाटक के निकट पहुंचा, अचानक मेरी ओर मुड़कर बोले, तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम तपेश रंजन बोस है। फिर ये लेमन जूस लो। ये कहकर उन्होंने सचमुच जेब से एक लेमन जूस निकालकर मुझे दिया और कहा, एक दिन सुबह मेरे घर पर आओ, मेरे पास अनेक मुखौटे हैं, तुम्हें दिखाऊंगा। वही राजेन बाबू इतनी मुसीबतों में फंस सकते हैं, इस पर कौन विश्वास करेगा? फेलुदा को ज्यों ही मैंने यह बात बताई, वह झुंझला उठा। ज्यादा बड़प्पन मत कर, कौन किस मुसीबत में फंसेगा यह क्या किसी आदमी को देखकर समझा जा सकता है? मैं स्वभाववश गुस्से में आ गया। वाह रे, वह एक अच्छे आदमी हैं, बहुत दयालु आदमी हैं। उन्होंने मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब नेपाली लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कोई कारण नहीं है कि उसे परेशानी में होना चाहिए। मुझे पता है, मैं उसे रोज देखता हूँ। तुमने एक बार भी उसे नहीं देखा। वास्तव में जब से हम दार्जिलिंग आए हैं, मैंने शायद ही आपको बाहर जाते हुए देखा हो। अच्छा ठीक है, अब यह बता कि किस तरह की मुसीबत है। और तू तो निहायत बालक है, फिर तुझे विपत्ति की बात कैसे मालूम हुई? मैं निहायत बच्चा नहीं हूं, क्योंकि मेरी उम्र 13.5 वर्ष है। फेलुदा की उम्र मुझसे दुगनी है। सच कहूं तो हर्ज ही क्या है, बात सचमुच मेरे जानने की नहीं थी। मैं मॉल की बेंच पर बैठा था, क्योंकि रविवार था और बैंड बजने वाला था, इसलिए मैं सुनने के लिए ही बैठा था। मेरी बगल में 3 कौड़ी बाबू सेठ थे, जो राजेन बाबू का मकान किराए पर लेकर गर्मी की छुट्टियां बिताने आए थे। 3 कौड़ी बाबू आनंद बाजार पत्रिका पढ़ रहे थे और मैं झांक झांक कर फुटबॉल की खबरें देखने की कोशिश कर रहा था। तभी राजेन बाबू हाँफते हुए आए और चेहरे पर उदासी लिए 3 कौड़ी बाबू की बगल में धम्म से बैठ गए। उसके बाद अपनी चादर से बदन का पसीना पोंछने लगे। 3 कौड़ी बाबू ने अखबार रखकर पूछा, क्या हुआ? चढ़ाई तय कर आए हैं क्या? राजेन बाबू ने आहिस्ता से कहा, नहीं साहब, एक इनक्रेडिबल बात है। इनक्रेडिबल शब्द से मैं परिचित था। फेलुदा इस शब्द को अक्सर प्रयोग में लाता है। इसका अर्थ है अविश्वसनीय। 3 कौड़ी बाबू ने पूछा, क्या बात है? लीजिए देखिए। राजेन बाबू ने एक मुड़ा हुआ कागज जेब से निकालकर 3 कौड़ी बाबू के हाथ में थमाया। मैं समझ गया कि वह एक पत्र है। मैंने अवश्य ही उस पत्र को नहीं पढ़ा था, बल्कि मैं विपरीत दिशा में अपना मुंह घुमाकर गुनगुनाते हुए इस तरह का भाव प्रदर्शित कर रहा था कि जैसे बड़े बुजुर्गों की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर पत्र न पढ़ने के बावजूद मैंने 3 कौड़ी बाबू की बातें सुन ली थी। सचमुच इनक्रेडिबल है। आप पर किसे इतना आक्रोश हो सकता है कि आपको इस प्रकार धमकी भरा पत्र लिखे? राजेन बाबू ने कहा,
यही तो सोच रहा हूं, सच कहने में हर्ज ही क्या। मैंने कभी किसी की हानि की हो ऐसा याद नहीं। तीन कौड़ी बाबू ने राजेन बाबू की ओर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, बाजार में इन बातों की चर्चा ना ही करना बेहतर है। घर चलिए। दोनों बूढ़े उठकर खड़े हो गए। फेलुदा घटना के बारे में कुछ सुनकर कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसकी पेशानियों पर सलवटें थी। उसके बाद वह बोला, फिर तेरे कहने का मतलब है कि एक बार गहराई से इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तुम तो रहस्यजनक घटना की तलाश में थे। तुमने कहा था जासूसी किताबें पढ़ते पढ़ते तुम्हारी जासूसी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है। बात तो सही है। उदाहरण के तौर पर तुम इस बात को ले सकते हो। आज मैं मॉल नहीं गया हूं, फिर भी बता सकता हूं कि तू किस दिशा की बेंच पर बैठा था। किस दिशा में? राधा रेस्टोरेंट की दाहिनी तरफ की बेंचों में से किसी एक बेंच पर। अरे क्या कहना है, बात तुम्हारी समझ में कैसे आई? आज तीसरे पहर धूप थी। तेरा बायां गाल धूप में झुलस गया है, मगर दाहिना नहीं झुलसा है। सिर्फ उधर की बेंच पर बैठने से ही पश्चिम की धूप गाल पर पड़ती है। इनक्रेडिबल। खैर, अब बात यह है कि राजेन मौजूमदार के घर पर एक बार जाना जरूरी है। अब 77 कदम बाकी हैं। और अगर ना हो? होगा ही फेलुदा, मैंने पिछली बार गिना था। और ना होने पर मुक्के की मार सहनी होगी। हाँ, मगर ज्यादा जोर से मत मारना। जोर से मारने से सिर का भेजा इधर से उधर हो जाता है। कितने आश्चर्य की बात है कि 77 कदम चलने पर राजेन बाबू का घर नहीं आया। 23 कदम और चलने के बाद उनके फाटक के सामने पहुंचा। फेलुदा ने हल्के से एक मुक्का जमाते हुए कहा, पिछली बार लौटने के समय गिना था या आने के समय? लौटने के समय। इडियट। लौटने के समय तो रास्ता ढलाव है, तो निश्चय ही लंबा लंबा कदम नापते हुए लौटा होगा। हाँ, यही बात होगी। है ही। इसीलिए उस बार कदमों की संख्या कम थी और इस बार ज्यादा हुई। जवानी की उम्र में आदमी लंबे लंबे कदम रखता है, लगभग दौड़ने के जैसे। और बुढ़ापा आने पर ढालू रास्ते पर ब्रेक कसकर छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं। अगर ऐसा ना करे तो मुंह के बल गिर पड़े। पास ही किसी घर से रेडियो का गीत सुनाई पड़ रहा है। फेलुदा ने आगे बढ़कर कॉलिंग बेल दबाई। क्या कहोगे ये सोच लिया है फेलुदा? जो भी इच्छा होगी कहूंगा, मगर तू मत बोलना। जितनी देर तक हम उनके साथ रहें तू एक भी शब्द मत बोलना। अगर कुछ पूछें तो भी नहीं? शट अप। नेपाली नौकर ने दरवाजा खोल दिया। अंदर चले आइए। हम बैठक में पहुंचे। पुराने ढर्रे का बड़ा ही खूबसूरत लकड़ी का मकान है। सुना था राजेन बाबू रिटायर होकर 10 बरसों से दार्जिलिंग में रह रहे हैं। वे कलकत्ते के नामी वकील रह चुके हैं। कमरे में जितनी भी मेज कुर्सियां थी सभी बेत की ही थी। जो चीजें सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी वे थी दांत पीसते हुए मुखौटों की कतार, जिनकी आंखों में क्रोध का भाव था। इसके अलावा पुरानी ढाल, तलवार, फरसा, थालियां और गुलदस्ते वगैरह। कपड़े पर रंगों से बनाई गई बुद्ध देव की तस्वीर भी है। वह तस्वीर कितनी पुरानी है पता नहीं, मगर उसमें जो सुनहरा रंग है वह अब भी झिलमिलाता रहता है। हम दोनों बेंत की कुर्सियों पर बैठ गए। फेलुदा ने दीवारों पर निगाह दौड़कर कहा, जितनी भी काटियां हैं नई हैं, जंग नहीं लगा है। संभवतः भले मानस का पुरानी चीजों का शौक ज्यादा पुराना नहीं है। राजेन बाबू कमरे के अंदर आए। मैंने आश्चर्य के साथ देखा। फेलुदा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, पहचान रहे हैं? मैं जय कृष्ण मित्र का लड़का फेलू हूं। शुरू में राजेन बाबू के माथे पर सलवटें उभर आई। उसके बाद सहज स्थिति में आकर हंसते हुए बोले, वाह वाह, तुम कितने बड़े हो गए। यहां कब आए हो? घर पर कुशल है ना? तुम्हारे पिताजी आए हैं? फेलुदा उत्तर दिए जा रहे थे। मैं मन ही मन कह रहा था, यह कितना अन्याय है कि फेलुदा ने कभी यह नहीं बताया कि वह राजेन बाबू को पहचानता है। अब की फेलुदा ने मेरा परिचय दिया। राजेन बाबू का चेहरा देखने से यह पता नहीं चला कि 7 दिन पहले उन्होंने मुझे लेमन जूस देने का वादा किया था। फेलुदा ने कहा,
प्राचीन वस्तुओं के प्रति आप बहुत ही शौक रखते हैं। राजेन बाबू ने कहा। हाँ, अब तो यह शौक नशे जैसा हो गया है। यह शौक कब से पैदा हुआ? लगभग 6 महीने से, मगर इस बीच बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। फेलुदा ने अपने गले को खंखार कर अब मुझसे सुनी हुई बात बताई। आपने मेरे पिता के मुकदमे में जिस तरह की सहायता की थी, उसके बदले इस मुसीबत से अगर मैं कुछ कर सकूं तो। राजेन बाबू के मनोबल को देखने से पता चला कि सहायता मिलने पर उन्हें खुशी ही होगी, मगर वे कुछ बोलें कि इससे पहले ही 3 कौड़ी बाबू ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। उनके हाँफने का सिलसिला देखकर लगा वे संभवतः घूम फिर कर आए हैं। राजेन बाबू ने उनसे हमारा परिचय कराते हुए कहा, मेरा अतरंग मित्र ज्ञानेश सेन, एडवोकेट, 3 कौड़ी बाबू का पड़ोसी है। यह सुनकर कि मैं मकान किराए पर लगाने जा रहा हूँ, ज्ञानेश ने ही इन्हें मेरे यहाँ आने को कहा। शुरू में उन्होंने होटल में ठहरने के बारे में सोचा था। 3 कौड़ी बाबू ने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी चुरुट की सनक के कारण भय लग रहा था। यह भी तो हो सकता है कि राजेन बाबू चुरुट की गंध बर्दाश्त नहीं कर पाते हों, इसीलिए यह बात अपने प्रथम पत्र में ही सूचित कर दी थी। फेलुदा ने कहा, आप क्या हवा पानी बदलने के ख्याल से आए हैं? हाँ, मगर हवा की कमी ज्यादातर महसूस हुई है। लोग उम्मीद करते हैं कि पहाड़ में कुछ और ज्यादा सर्दी रहती होगी। फेलुदा अचानक पूछ बैठे, आपको शायद संगीत का शौक है? 3 कौड़ी बाबू ने आश्चर्य में आकर हंसते हुए कहा, यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? आप जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने देखा लाठी पर रखी हुई आपने दाहिने हाथ की तर्जनी रेडियो के गीत पर ताल दे रही है। राजेन बाबू ने हंसते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। आप बहुत अच्छा श्यामा संगीत गाते हैं। फेलुदा ने कहा, वह पत्र आपके पास है? हाँ। राजेन बाबू ने कोट की बुक पॉकेट से पत्र निकालकर फेलुदा को दिया। अब उसे देखने का मौका मिला। यह हाथ से लिखा हुआ पत्र नहीं है। अलग अलग स्थानों में छपे बांग्ला के शब्दों को काट कर गोंद से जोड़कर पत्र लिखा गया है। जो कुछ लिखा है वह यह है, अपने अन्याय के लिए सजा भोगने के लिए तैयार रहो। फेलुदा ने पूछा, यह पत्र क्या डाक से आया है? राजेन बाबू ने कहा, हाँ, लोकल डाक से। दुख की बात यही है कि मैंने लिफाफे को फेंक दिया। उस पर दार्जिलिंग का ही पोस्टमार्क था। पता भी छपे बांग्ला के शब्दों को काट काट कर लिखा गया था। आपको किसी पर संदेह होता है? क्या कहूँ, याद नहीं आता है कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय या अत्याचार किया हो। जो लोग आपके घर पर आते जाते हों उनका नाम बता सकते हैं? बहुत ही आसान काम है। मैं लोगों से बहुत ही कम मिलता जुलता हूँ। जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर फणी मित्र आया करते हैं। वे किस तरह के आदमी हैं? डॉक्टर के लिहाज से संभवतः है साधारण कोटि का, मगर इससे मेरा कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारी भी साधारण कोटि की है। जब से मैं दार्जिलिंग आया हूँ, जुकाम या बुखार के अलावा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। चिकित्सा करने पर आपसे पैसा लेते हैं? लेते हैं। इसके अलावा मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। व्यर्थ ही एहसान क्यों लूं? और कौन कौन आते हैं? आजकल घोषाल नामक एक व्यक्ति आते जाते हैं। यह देखो। मैंने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। गोरे रंग मझले कद का एक आदमी सूट पहने मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ रहे थे। लगा मेरे नाम की चर्चा की जा रही है। राजेन बाबू ने बोला, अभी अभी आपका नाम लिया गया है। आपको भी मेरे जैसा ही पुरानी वस्तुओं का शौक है। यही बात मैं इस नौजवान से कहने जा रहा था। आपसे परिचय करा दूं? नमस्कार वगैरह के बाद मिस्टर घोषाल, पूरा नाम अयनी मोहन घोषाल, राजेन बाबू से बोले। आपको आज दुकान पर नहीं देखा, इसलिए सोचा एक बार मिल लूं। राजेन बाबू ने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं थी। यह बात मैं समझ गया कि राजेन बाबू मिस्टर घोषाल से पत्र की बाबत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मिस्टर घोषाल के आते ही फेलुदा ने पत्र को हथेली में छिपा लिया था। घोषाल बोले, अगर आप व्यस्त, दरअसल आपके तिब्बती घंटे को एक बार मैं देखना चाहता था। राजेन बाबू बोले, यह तो आसान काम है, मेरे निकट ही है। राजेन बाबू
घंटा लाने के लिए बगल के कमरे में चले गए। फेलुदा ने घोषाल से पूछा, आप क्या यहीं रहते हैं? वे दीवार से एक फरसा उतार कर उसे देखते हुए बोले, मैं किसी जगह ज्यादा दिनों तक नहीं रहता हूँ। अपने कारोबार के चलते मुझे बहुत ही घूमना पड़ता है। मैं क्यूरियो का संग्रह करता हूँ। घर लौटने के समय फेलुदा से पूछने पर पता चला था कि क्यूरियो का अर्थ है दुष्प्राप्य पुरानी वस्तुएं। राजेन बाबू घंटे को लेकर आए। देखने में वह एक अजीब जैसी वस्तु लग रही थी। उसके नीचे का हिस्सा चांदी का बना था, हत्था तांबे और पीतल को मिलाकर बनाया गया था, और ऊपरी हिस्से में लाल नील पत्थर जड़े थे। अवनी बाबू ने अपनी आंखों को सिकोड़कर घंटे को इधर उधर घुमाकर बहुत देर तक देखा। राजेन बाबू ने पूछा, किस तरह का मालूम हो रहा है? सचमुच आपने बाजी मार ली है। एकदम पुरानी वस्तु है। आप जबकि कह रहे हैं, मेरे मन में किसी भी तरह का संदेह न रहा। दुकानदार का कहना है कि यह बिल्कुल लामा के प्रासाद की वस्तु है। इसमें आश्चर्य की कोई गुंजाइश नहीं है। शायद आप इसे अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं, यानी अच्छी कीमत मिलने पर भी। राजेन बाबू ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन मोड़ी और कहा, जानते हैं बात क्या है? शौक की चीज है। इसके प्रति प्रेम हो गया है। उसे बेचकर लाभ में रहूं, या कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हूं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। अवनी बाबू ने घंटे को लौटाते हुए कहा, चलो, आशा है आप कल बाहर निकलिएगा। इच्छा तो है, राजेन बाबू ने कहा। अवनी बाबू के चले जाने के बाद फेलुदा ने राजेन बाबू से कहा, कुछ दिनों तक बाहर मत निकला करें और सावधानी से रहा करें। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन जानते हो कठिनाई क्या है? उस पत्र की बातें इतनी अविश्वसनीय हैं कि इसे सीरियसली नहीं ले पा रहा हूं। लगता है यह कोई मजाक है जिसे प्रैक्टिकल जोक कहा जाता है। जितने दिनों तक इसके बारे में निश्चित नहीं हो जाते हैं, घर पर ही रहें। आपका नेपाली नौकर कितने दिनों से आपके साथ है? शुरू से ही है। बिल्कुल विश्वसनीय है। फेलुदा ने 3 कौड़ी बाबू की ओर मुड़कर कहा, आप ज्यादातर घर पर ही रहा करते हैं? सुबह शाम जरा इधर उधर टहल कर वापस चला जाता हूँ, बस इतना ही। मगर विपत्ति आ भी जाए तो मैं बूढ़ा आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ? मैं 64 वर्षों का हूँ। राजेन बाबू से 1 वर्ष छोटा। राजेन बाबू बोले, वे आबो हवा बदलने के ख्याल से आए हैं। उन्हें घर में बंदी बना कर रखने की साजिश तुम लोग क्यों कर रहे हो? मैं रहूंगा, मेरा नौकर रहेगा, इतना ही काफी है। अगर तुम लोग चाहो तो सुबह शाम पता लगाते रहना। ठीक है, वैसा ही करेंगे। फेलुदा की देखा देखी मैं भी उठकर खड़ा हो गया। हम लोग जहां बैठे थे उसकी विपरीत दिशा में एक फायरप्लेस था। फायरप्लेस के ऊपर एक आला था और आले के ऊपर फ्रेमों में मढ़ी 3 तस्वीरें थी। फेलुदा उसी तरफ चले गए। पहली तस्वीर को दिखाते हुए राजेन बाबू बोले, आप मेरी पत्नी हैं। विवाह होने के 4 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी तस्वीर में मेरे हमउम्र एक बालक की थी। उसके बदन पर वेलवेट का कोट था। फेलुदा ने पूछा, यह किसकी तस्वीर है? राजेन बाबू ने कह कहा लगाते हुए कहा, समय के प्रभाव से मनुष्य के चेहरे पर किस तरह का अजीब परिवर्तन आ सकता है, उसे समझाने के लिए यह तस्वीर है। यह मेरे बचपन की तस्वीर है, बचपन का संस्करण। उन दिनों मैं बाकुड़ा के मिशन स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिता बाकुड़ा में मैजिस्ट्रेट थे। सचमुच राजेन बाबू का बचपन में खासा खूबसूरत चेहरा था। इतना जरूर है कि तस्वीर देखकर भुलावे में मत आना। शैतान लड़के के नाम से तब मेरी बदनामी फैली हुई थी। न केवल शिक्षकों को बल्कि छात्रों को भी मैं परेशान किया करता था। एक बार खेलकूद के दिन 100 गज की दौड़ में सबसे अच्छे रनर को लंगड़ी मार कर गिरा दिया था। तीसरी तस्वीर फेलुदा के एक हमउम्र युवक की है। राजेन बाबू ने बताया वह उनके इकलौते बेटे प्रवीण की तस्वीर है। अभी वे कहाँ रह रहे हैं? राजेन बाबू ने गले को खंखार कर कहा, ठीक ठीक मालूम नहीं। बहुत दिनों से देश के बाहर रह रहा है, लगभग 16 वर्षों से।
आपसे पत्राचार नहीं करते हैं? नहीं। फेलुदा ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, मैंने मन ही मन कहा। फेलुदा बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह बातें कर रहे हैं। बाहर गहरा अंधेरा रेंग रहा है। जला पहाड़ पर स्थित मकानों में बत्तियां जल रही हैं। मैंने पहाड़ के नीचे की ओर देखा। रंगीन उपत्यका से कोहरा ऊपर की ओर उठ रहा है। राजेन बाबू और 3 कौड़ी बाबू हम लोगों के साथ फाटक तक आए। राजेन बाबू ने धीमे स्वर में फेलुदा से कहा, तुम बच्चे हो, फिर भी तुमसे कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूं। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। इतने शांतिपूर्ण परिवेश में यह पत्र जैसे बिना मेघ का वज्रपात है। फेलुदा ने जोर से कहा, आप चिंता मत करें, मैं इसका निदान ढूंढ निकालूंगा। आप निश्चिंतता के साथ आराम करें। राजेन बाबू गुड नाइट एंड थैंक यू कहकर चले गए। अब 3 कौड़ी बाबू ने फेलुदा से कहा, तुम्हें मैं तुम कहकर ही संबोधित कर रहा हूं। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की सामर्थ्य देखकर ही मैं सचमुच इम्प्रेस्ड हुआ हूं। मैंने भी बहुत सी जासूसी पुस्तकें पढ़ी हैं। इस पत्र के मामले में हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। सच? छपे हुए कागज के टुकड़ों को काट काट कर यह जो पत्र लिखा गया है, इससे कौन सी बात समझ में आती है? फेलुदा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, नंबर 1, कागजों को संभवतः ब्लेड से काटा गया है, कैंची से नहीं। वेरी गुड। नंबर 2, शब्दों को बहुत तरह की किताबों से लिया गया है, क्योंकि हरफों और कागजों में अंतर है। वेरी गुड। उन पुस्तकों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पत्र के 2 शब्द सजा और तैयार लगता है अखबार से काटे गए हैं, आनंद बाजार से। यह बात है? यस, वैसा टाइप आनंद बाजार में ही उपयोग में लिया जाता है, और बाकी शब्दों में से एक भी शब्द किसी प्राचीन पुस्तक से नहीं लिया गया है, क्योंकि जिन हरफों में वे छपे हैं वे 15-20 बरसों के ही हैं। जिस गोंद से चिपकाया गया है उसके बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? उसकी गंध ग्रिपेक्स गोंद की तरह से है। बिल्कुल सही पता लगाया है। लेकिन पता लगाने के मामले में आप मुझसे कोई पीछे नहीं हैं। 3 कौड़ी बाबू ने हंसते हुए कहा, मगर मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब डिटेक्टिव शब्द का अर्थ जानता था या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। घर लौटते वक्त फेलुदा ने कहा, यह मैं नहीं जानता हूं कि राजेन बाबू के रहस्य के उद्घाटन में सफल हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन इस सिलसिले में 3 कौड़ी बाबू से परिचित होने का मौका मिल गया। मैंने कहा, फिर वही इस मामले की खोज पड़ताल क्यों नहीं करते? तुम नाहक ही सर खपा रहे हो। आहा, बगल के हरफों की बातें जानने से ही क्या तमाम बातें जान लेंगे? फेलुदा की बातें सुनने में अच्छी ही लगी। जैसी उनकी बुद्धि है वैसी बुद्धि 3 कौड़ी बाबू की नहीं है। बीच बीच में 3 कौड़ी बाबू भले ही सहायता करें, किंतु असली काम फेलुदा ही करेगा। अपराधी कौन है फेलुदा? अपरा फेलुदा अपराधी शब्द उच्चारण करते करते बीच ही में रुक गया। देखा, उनकी दृष्टि एक व्यक्ति का पीछा कर रही है। उस आदमी को देखा? कहां? चेहरा देख नहीं सका। लैंप की रोशनी पड़ी और लगा। फेलुदा फिर कहते कहते रुक गए। तुम्हारी समझ में क्या आया फेलुदा? शायद यह मेरी आंखों का भ्रम है। चलो जल्दी जल्दी चलो, भूख लगी है। फेलुदा मेरा मौसेरा भाई है। पिताजी के साथ वह और मैं दार्जिलिंग घूमने फिरने के ख्याल से आए हैं और शहर के निचले हिस्से में सैनिटोरियम में ठहरे हैं। सैनिटोरियम बंगालियों से भरा है। पिताजी वहां हम उम्र मित्रों को जुटाकर ताश खेलने और गपशप करने में समय व्यतीत करते हैं। फेलुदा और मैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इस बात पर पिताजी माथापच्ची नहीं करते। आज सवेरे सोकर उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई। उठने पर देखा पिताजी तो हैं, मगर फेलुदा का बिस्तर खाली पड़ा है। क्या बात है? पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा, वह जब से यहाँ आया है कंचनजंगा देखने नहीं गया है। आज खुला हुआ दिन देखकर संभवतः तड़के ही निकल गया है। मैंने मन ही मन अंदाज लगाया था कि फेलुदा ने जांच पड़ताल का काम शुरू कर दिया है। यह सोचते ही मुझे गुस्सा हो आया। बात ऐसी हुई थी कि फेलुदा मुझे नजरअंदाज कर कोई काम नहीं करेगा। बहरहाल मैंने भी मुंह हाथ धोकर चाय पी और बाहर निकल गया।
लेटनला रोड में टैक्सी के पड़ाव के पास पहुंचने पर फेलुदा से मुलाकात हो गई। मैंने कहा, वाह जी वाह, तुम मुझे छोड़कर चले आए। बदन टूट रहा था, इसीलिए डॉक्टर के पास गया था। फणी डॉक्टर के पास? देख रहा हूं तेरी भी बुद्धि इन दिनों जोर मार रही है। दिखा चुके? विजिट करने का 4 रुपया लिया और दवा का नाम लिख दिया है। अच्छे डॉक्टर हैं? बीमारी नहीं है, फिर भी जांच करके दवा दी है। अब समझ सकते हो कि कैसा डॉक्टर है। उसके बाद उनके मकान की जो हालत देखी, उससे यह नहीं लगा कि उसके पास ज्यादा पैसा है। फिर चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी है? क्यों? गरीबों में क्या इतनी हिम्मत हो सकती है? रुपयों की जरूरत पड़ने पर हो जाती है, मगर चिट्ठी में रुपयों की मांग नहीं की गई है। उस तरह खुलासे तौर पर कोई रुपए की मांग करता है? फिर राजेन बाबू की हालत कल कैसी मालूम हुई? लगा डरपोक जैसे हैं। डरने से मन की बीमारी हो सकती है, इस बात का पता है? हो ही सकती है। और मन की बीमारी से शरीर की बीमारी? वह भी शायद होती है। यस। और शरीर अस्वस्थ होने से डॉक्टर बुलाना होगा। यह बात तेरे जैसा बेवकूफ भी समझ सकता है। फेलुदा की बुद्धि देखकर मेरी सांस जैसे बंद हो गई। अगर फणी डॉक्टर ने इतना सोच समझकर पत्र लिखा हो तो उसकी बुद्धि की दाद देनी चाहिए। मॉल की ओर जाते हुए जब हम फव्वारे के आसपास पहुंचे तो फेलुदा ने कहा, क्यूरियो के संबंध में एक तरह की क्यूरियोसिटी हो रही है। क्यूरियो का अर्थ मैं पहले ही सीख चुका था और क्यूरियोसिटी का अर्थ जो कौतूहल होता है, यह स्कूल में ही सीख चुका था। हम लोगों के ठीक सामने ही नेपाल क्यूरियो शॉप है। राजेन बाबू और अवनी बाबू यहीं आया करते हैं। फेलुदा सीधा अंदर घुस गया। दुकानदार स्लेटी रंग का कोट पहने था। उसके गले में मफलर था और माथे पर सुनहरी नक्काशी की टोपी। फेलुदा को देखकर वह मुस्कुराता हुआ सामने आया। दुकान का अंदरूनी हिस्सा पुरानी वस्तुओं से खचाखच भरा है। वहां रोशनी नहीं है और एक जैसे सड़ी बदबू निकल रही है। फेलुदा ने चारों ओर निगाह दौड़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा, पुराना उम्दा किस्म का थाका है? बगल के कमरे में आइए, तमाम अच्छी चीजें बिक चुकी हैं, पर हाँ, कुछ नया माल आने वाला है। बगल के कमरे में जाते समय मैंने फेलुदा के कान के पास मुंह सटाकर पूछा, थाका किस चीज को कहते हैं? फेलुदा ने दांत पीसते हुए कहा, देखोगे ही। बगल का कमरा और भी छोटा है, जिसको झुग्गी कह सकते हैं। दुकानदार ने दीवार पर झूलती हुई रेशमी कपड़े के ऊपर कढ़ी बुद्ध की एक तस्वीर को दिखाते हुए कहा, बस यही एक अच्छी चीज है, पर हाँ, जरा डैमेज्ड है। इसी को थाका कहते हैं? यह चीज तो राजेन बाबू के घर में काफी तादाद में है। फेलुदा ने एक जानकार की तरह थाका को गौर से देखते हुए ऊपर से नीचे की ओर 3 बार अपनी आंखें दौड़ाई और उसके बाद कहा, इसकी उम्र 70 साल से ज्यादा मालूम नहीं होती है। मैं कम से कम 300 साल पुरानी चीज चाहता हूं। दुकानदार ने कहा, आज तीसरे पहर हमारा एक पेटी माल आ रहा है, उसमें बेहतरीन थाका मिलेगा। आज ही आ रहा है? हाँ, आज ही। यह समाचार फिर राजेन बाबू को जानना ही चाहिए। मिस्टर मौजूमदार को? उन्हें मालूम है ही। मेरे जो 2-4 नियमित ग्राहक हैं, वे लोग सभी देखने के लिए तीसरे पहर आ रहे हैं। अवनी बाबू को भी सूचना मिल गई है? मिस्टर घोषाल को? हाँ। आपके और कौन कौन बड़े ग्राहक हैं? और हैं मिस्टर गिलमोर, चाय के बगीचे के मैनेजर। सप्ताह में 2 दिन चाय के बगीचे से आते हैं। इसके अलावा मिस्टर नौलखा हैं, फिलहाल वे सिक्किम में हैं। और कोई दूसरा बंगाली? नहीं सर। अच्छा, देखूं अगर तीसरे पहर आ सका। उसके बाद मेरी ओर मुड़कर बोला, तोप्सा, तुझे एक मुखौटा चाहिए ना? हालांकि मेरा सही नाम तोप्सा नहीं है, फिर भी फेलुदा ने तपेश से यही नाम बना लिया है। मुखौटे का लोभ क्या संभाला जा सकता है? फेलुदा ने स्वयं चुनकर मेरे लिए एक अदद खरीद लिया और कहा, यही सबसे ज्यादा हॉरेंडस है। कहो, ठीक कह रहा हूं ना? फेलुदा का कहना है कि हॉरेंडस नामक कोई शब्द नहीं है। ट्रमेंडस का अर्थ होता है भीषण और हॉरिबल का विभत्स। इन दोनों शब्दों को एक साथ समझने के लिए कोई कोई हॉरेंडस शब्द का उपयोग करते हैं। मुखौटे के संबंध में यह शब्द बिल्कुल सही उतरता है।
इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। दुकान से निकलने के बाद फेलुदा मेरा हाथ थामे कुछ कहने जा रहा था, मगर वह एकाएक चुप हो गया। इस बार मैं भी फेलुदा को एक व्यक्ति की ओर ताकते हुए देखा। शायद कल रात फेलुदा जिस आदमी को देख रहा था वही आदमी है। उसकी उम्र मेरे पिता के बराबर होगी, यानी 40-42। रंग गोरा है और आंखों पर काला चश्मा। वह जो सूट पहने है देखने पर कीमती मालूम होता है। मॉल के बीच खड़ा होकर वह पाइप सुलगा रहा था। देखने पर वह पहचाना पहचाना जैसा लगा, मगर मैंने उसे कहाँ देखा है ठीक ठीक समझ में नहीं आया। फेलुदा सीधे उस आदमी की ओर चला गया और उसकी बगल में खड़ा होकर निखाले साहबी तरीके से उच्चारण करता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर चैटर्जी हैं? उस आदमी ने पाइप को अपने दांत में काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, नो, आई एम नॉट। फेलुदा ने अवाक होने का बहाना करते हुए कहा, स्ट्रेंज, आप सेंट्रल होटल में ठहरे हुए हैं ना? उस आदमी ने तनिक मुस्कुराकर अवज्ञा के स्वर में कहा, नहीं, माउंट एवरेस्ट में ठहरा हूं। एंड आई डोंट हैव अ ट्विन ब्रदर। यह कहकर वह आदमी तेज कदमों से ऑब्जर्वेटरी हिल की ओर चला गया। जाने के वक्त देखा उसके पास भूरे कागज में मुड़ा हुआ एक पैकेट है और कागज पर लिखा है नेपाल क्यूरियो शॉप। मैंने धीमे स्वर में कहा, फेलुदा, उन्होंने भी मुखौटा खरीदा है क्या? खरीद सकते हैं, मुखौटे पर हमारा कोई एकाधिकार नहीं है। चल कैवेंटर्स में जाकर कॉफी पी आए। कैवेंटर्स की ओर जाते जाते फेलुदा ने कहा, इस आदमी को तो पहचान रहा है? मैंने कहा, जब तुम्ही ने नहीं पहचाना तो मैं कैसे पहचानूं? तब हाँ, पहचाना पहचाना जैसा लग रहा था। मैंने नहीं पहचाना? वाह जी वाह, कहाँ पहचान सके? तुमने उनका नाम गलत बताया। काश तुझ में थोड़ी सी अकल होती। गलत नाम इसीलिए बताया कि होटल का नाम मालूम हो जाए। यह बात भी तेरी समझ में नहीं आई। उस आदमी का असली नाम क्या है जानते हो? क्या? प्रवीण मौजूमदार। ओ हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। राजेन बाबू का लड़का है ना, जिसकी तस्वीर आले पर है। इतनी बात जरूर है कि उम्र काफी बढ़ चुकी है। सिर्फ चेहरा ही नहीं मिलता है, तूने उसके गाल पर के मस्से को अवश्य ही देखा होगा। असली बात यह है कि उसके कपड़े लत्ते विलायती हैं। सूट लंदन का है, टाई पेरिस की और जूता इटली का। यहाँ तक कि रुमाल भी विलायती है। अभी अभी विलायत से लौटा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर राजेन बाबू को यह पता नहीं है कि उनका लड़का यहाँ पर है। बाप यहाँ है, यह बात लड़के को मालूम है कि नहीं, इसका पता लगाना जरूरी है। रहस्य आहिस्ता आहिस्ता घना होता जा रहा था। यह सोचता हुआ मैं कैवेंटर्स पहुंचा। कैवेंटर्स की छत पर बैठने की जो जगह है वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। चारों ओर दार्जिलिंग शहर और उसके नीचे बाजार बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। छत पर जाने के बाद देखा, हाथ में चुरुट थामे 3 कौड़ी बाबू कोने की मेज पर बैठे हैं और कॉफी पी रहे हैं। फेलुदा पर नजर पड़ते ही उन्होंने हाथ से इशारा कर हमें अपनी मेज पर बुला लिया। हम लोग 3 कौड़ी बाबू की दोनों ओर टीन की कुर्सियों पर बैठ गए। 3 कौड़ी बाबू ने फेलुदा से कहा, जासूसी में तुम्हारी दक्षता देखकर मैं बड़ा ही खुश हुआ। मैं तुम दोनों को हॉट चॉकलेट खिलाऊंगा। कहो, आपत्ति तो नहीं है ना? हॉट चॉकलेट का नाम सुनते ही मेरी जीभ से लार टपकने लगी। 3 कौड़ी बाबू ने चुटकी बजाकर बेरे को बुला लिया। बेरा जब ऑर्डर लेकर चला गया, 3 कौड़ी बाबू ने अपनी जेब से एक किताब निकालकर फेलुदा को दी और कहा, लो, मेरे पास इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी थी। ये मेरी हाल की पुस्तक है, तुम्हें दे रहा हूं। पुस्तक की जिल्द पर नजर पड़ते ही फेलुदा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव तैरने लगा। मेरी किताब का मतलब? आपकी लिखी हुई किताब? आप ही गुप्तचर के नाम से लिखा करते हैं? 3 कौड़ी बाबू अधमुदी आंखों से मुस्कुरा दिए और अपना सिर हिलाकर उन्होंने हामी भरी। फेलुदा के आश्चर्य का भाव और भी अधिक गहरा हो गया। यह बात है, आपके तमाम उपन्यास मैं पढ़ चुका हूं। बांग्ला में आपके उपन्यासों के अलावा किसी का भी जासूसी उपन्यास मुझे अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू, थैंक यू। जानते हो बात क्या है? दिमाग में एक प्लॉट लिए यहां लिखने के ख्याल से ही आया था। अब देख रहा हूं यथार्थ जीवन के रहस्यों के पीछे ही माथा खपाते खपाते समय निकल गया।
मेरा भाग्य सचमुच बहुत ही अच्छा है। आपसे इसी बहाने जान पहचान हो गई। दुख की बात यही है कि मेरी छुट्टी की अवधि सचमुच बीतने वाला है। मैं कल सवेरे जा रहा हूँ। आशा है जाने के पहले तुम लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर जाऊंगा। अब फेलुदा ने उत्तेजनापूर्ण समाचार तीन कौड़ी बाबू को बताया। आज राजेन बाबू के लड़के पर नजर पड़ी है। क्या कह रहे हो जी? 10 मिनट पहले की बात है। ठीक कह रहे हो। ठीक से पहुंचाना था ना? मैं रुपए में 14 आना तो श्योर हूं। माउंट एवरेस्ट होटल में जाकर पूछताछ करने पर बाकी 2 आना भी पूरा हो जाएगा। तीन कौड़ी बाबू ने सहसा एक लंबी सांस ली। राजेन बाबू से उनके लड़के के बारे में सुन चुके हो? कल जो कुछ बताया था उससे ज्यादा नहीं। मैंने बहुत कुछ सुना है। कम उम्र में ही बुरे रास्ते पर चला गया था। बाप की संदूकची से रुपया चुराया था और पकड़ा गया था। राजेन बाबू ने उसे त्याज्य पुत्र घोषित कर दिया था और घर से निकल जाने को कहा था, इसलिए वह चला भी गया था। उस समय उसकी उम्र 24 वर्ष रही होगी। बिल्कुल लापता हो गया। राजेन बाबू ने बहुत खोज पड़ताल की, क्योंकि बाद में उन्हें पश्चाताप होने लगा था। लेकिन लड़के ने न कोई समाचार भेजा और न यहीं के बारे में किसी प्रकार की खोज खबर ली। राजेन बाबू के एक मित्र ने उसे विलायत में देखा था। ये 10-12 वर्ष पहले की बात है। तब क्या राजेन बाबू को यह पता नहीं है कि उनका लड़का यहाँ है? नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें सूचना न देना ही अच्छा रहेगा। एक तो उस पत्र का धक्का, और उस पर तीन कौड़ी बाबू एकाएक चुप हो गए। उसके बाद फेलुदा की ओर मुड़कर बोले, मेरी अकल गुम हो गई है। मुझे जासूसी उपन्यास लिखना बंद कर देना चाहिए। फेलुदा ने हंसते हुए कहा, कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि प्रवीण मजूमदार ने ही वह पत्र लिखा है? एग्जैक्टली मगर तीन कौड़ी बाबू अनमने जैसे हो गए। बैरे ने जो ही हॉट चॉकलेट लाकर मेज पर रखा, तीन कौड़ी बाबू चौकन्ने हो उठे। फेलुदा की ओर मुड़कर बोले, फणी मित्र कैसा आदमी मालूम हुआ? फेलुदा ने अचकचा कर कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहां गया था? तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी गया था। मुझे आपने रास्ते में देखा होगा। नहीं? फिर? डॉक्टर के कमरे के फर्श पर एक बुझा हुआ सिगरेट देखकर मैंने पूछा कि किसने पिया है। डॉक्टर धूम्रपान नहीं करते। तब फणी बाबू ने ब्यौरा दिया। उससे तुम्हारे बारे में ख्याल हुआ। हालांकि मैंने तुम्हें कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था, मगर अभी तुम्हारी उंगलियों में पीला रंग देखकर समझ में आया कि तुम सिगरेट पीते हो। फेलुदा ने तीन कौड़ी बाबू की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, आपको भी फणी मित्र पर पत्र के विषय में संदेह हुआ था? क्यों नहीं होगा? उसे देखकर उसके प्रति अश्रद्धा नहीं जगती है? जगती है, पता नहीं। राजेन बाबू से प्रश्रय क्यों देते हैं? यह बात तुम्हें मालूम नहीं है? दार्जिलिंग आने के कुछ दिनों के बाद राजेन बाबू का धर्म की ओर झुकाव हुआ। तब फणी बाबू ने ही उन्हें गुरु का पता बताया था। एक ही गुरु के शिष्य रहने के नाते उन दोनों में भाई भाई का रिश्ता है। फेलुदा ने पूछा, फणी मित्र से बातचीत करने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? बातचीत करना तो बहाना मात्र था। असल में पुस्तकों की अलमारी को मैं सरसरी निगाह से देख रहा था, इसलिए कि बांग्ला उपन्यास हैं या नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने भी देखा है, नहीं के बराबर हैं, और जो हैं वे बहुत ही पुराने हैं। ठीक ही कह रहे हो। लेकिन फणी डॉक्टर दूसरे आदमी की पुस्तक से भी शब्दों को काट कर पत्र तैयार कर सकता है। ऐसा कर सकता है। तब हाँ, देखने पर वह आदमी बड़ा ही आलसी प्रतीत हुआ। इस काम के लिए वह इतनी कोशिशें करेगा, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। फेलुदा ने कहा, अवनी घोषाल के बारे में आपकी क्या धारणा है? मेरा विश्वास है कि वह सरल आदमी नहीं है। बाहरी तौर पर बड़ा ही चालाक है और पुरानी कलाओं से उसे कोई मतलब नहीं है। उसका असली लालच है रुपये के प्रति। अभी वह पैसा खर्च कर चीजें खरीद रहा है, बाद में विदेशियों के हाथ में बेचकर 5 गुना लाभ कमाएगा। आपको लगता है कि वह कोई धमकी भरा पत्र लिख सकता है?
उस पर मैंने अभी कोई गहराई से सोचा नहीं है। मैंने कारण की खोज की है। मैंने अवाक होकर फेलुदा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तीन कौड़ी बाबू ने पूछा, कारण क्या हो सकता है? फेलुदा ने धीमे स्वर में कहा, जिस दुकान से वे लोग चीजें खरीदा करते हैं उसमें आज तीसरे पहर कुछ अच्छे और नए माल आ रहे हैं। अब तीन कौड़ी बाबू की आंखों में भी एक चमक तैरने लगी। समझ गया। धमकी भरा पत्र पाकर राजेन बाबू अपने मकान पर बंदी जैसे पड़े रहेंगे और इस बीच अवनी घोषाल दुकान में जाकर सब लूट खसोट लेगा। एग्जैक्टली। तीन कौड़ी बाबू चॉकलेट का पैसा चुकाकर उठकर खड़े हो गए। हम दोनों भी उठकर खड़े हो गए। उत्साह और उत्तेजना के कारण मेरी छाती धड़ धड़ कर रही थी। फिर अवनी घोषाल, प्रवीण मजूमदार और फणी मित्तर, इन तीनों पर संदेह किया जा सकता है। माउंट एवरेस्ट होटल में जाकर 15 मिनटों के अंदर ही फेलुदा ने खबर का पता लगा लिया। प्रवीण मजूमदार नामक एक व्यक्ति पिछले 5 दिनों से उस होटल के 16 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है। दोपहर में आकाश में बादल छा गए और 4 बजे जोरों से बारिश होने लगी। आसमान की रंगत देखकर समझ में आ गया कि बारिश जल्दी थमने वाली नहीं है। फेलुदा शाम को कॉपी पेंसिल लेकर बैठ गए और किसी चीज का हिसाब लगाने लगे। मुझे जानने की बड़ी ही इच्छा हो रही थी, पर उससे पूछने का साहस न हुआ। अंततः मैं तीन कौड़ी बाबू की पुस्तक लेकर पढ़ने लगा। बड़ी ही रहस्य भरी रोमांचक कहानी है। पढ़ते पढ़ते राजेन बाबू के पत्र से संबंधित घटना मेरे ध्यान से उतर गई। जब 8 बजे तो बारिश ने थमने का नाम लिया, किंतु तब इतनी सर्दी पड़ रही थी कि पिताजी ने हमें बाहर जाने नहीं दिया। दूसरे दिन फेलुदा ने ठेल ठेल कर मुझे नींद से जगाया। उठ उठ, ए तोपसा, उठ। मैं धड़धड़ा कर उठ बैठा। फेलुदा मेरे कानों से अपना मुंह सटाकर दांत पीसते हुए एक ही सांस में कह गया, राजेन बाबू का नेपाली नौकर आया था। कह गया है कि उन्होंने मुझे अभी तुरंत बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। तू अगर जाना चाहता है तो। यह भला कोई कहने की बात है? जब हम 15 ही मिनटों में राजेन बाबू के घर पहुंचे तो उन्हें बुझे हुए चेहरे में खाट पर लेटे हुए पाया। फणी मजूमदार उनकी नब्ज टटोलते हुए खाट की बगल में बैठे हैं और तीन कौड़ी बाबू ऐसी भयंकर सर्दी में भी पंखा झल रहे हैं। फणी बाबू जब नाड़ी की परीक्षा कर चुके, राजेन बाबू ने तकलीफ के साथ एक लंबी सांस ली और बोले, कल रात 12 बजने के बाद थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल गई और बिजली की रोशनी में अपने चेहरे के ठीक सामने ही आई सॉ अ मास्क्ड फेस। मास्क्ड फेस? मुखौटा लगा चेहरा। राजेन बाबू ने सांस ली। देखा फणी मित्तर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। राजेन बाबू बोले, उस पर नजर पड़ने पर मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। आपकी कोई चीज चोरी हुई है? फेलुदा ने पूछा। राजेन बाबू बोले, नहीं। तब हाँ, मेरा यह विश्वास है कि मेरे तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालने के लिए ही वह मेरी तरफ झुका था। मेरी नींद खुल जाने के कारण खिड़की से कूदकर, उफ, हॉरिबल हॉरिबल। फणी डॉक्टर ने कहा, आप उत्तेजित मत होइए, मैं नींद की दवा दे रहा हूं, आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। फणी बाबू उठकर खड़े हो गए। फेलुदा ने अचानक कहा, फणी बाबू, कल रात आप रोगी देखने आए थे ना? आपकी कोट के पीछे कीचड़ के छींटे कैसे लग गए? फणी बाबू ने बिना घबराए कहा, डॉक्टर का जीवन कैसा होता है आप जानते ही हैं। दुखियों की सेवा के लिए जब अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, पुकारा जब कभी आए निकलना ही होगा, चाहे आंधी हो या पानी बरसे या कि बर्फ ही गिरे। फणी बाबू अपनी फीस लेकर चले गए। राजेन बाबू अब सीधे होकर बैठ गए और बोले, तुम लोगों के आ जाने से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत ही घबरा गया था। अब हम बैठक में जाकर बैठ सकते हैं। फेलुदा और तीन कौड़ी बाबू राजेन बाबू के हाथ थामकर उन्हें बैठक में ले आए। तीन कौड़ी बाबू ने कहा, स्टेशन फोन किया था कि किसी तरह यह इंतजाम हो जाए कि 2 दिन बाद मैं रवाना हो सकूं। रहस्य का पर्दाफाश किए बगैर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन वहां से सूचना मिली है कि अगर मैं इस टिकट को कैंसिल करता हूं तो 10 दिनों के पहले बुकिंग नहीं मिलेगी। यह सुनकर मुझे अच्छा ही लगा। मैं चाहता था कि फेलुदा अकेले ही जासूसी का काम करें। तीन कौड़ी बाबू ने फेलुदा का काम पहले ही बहुत कुछ आसान कर दिया था। राजेन बाबू बोले,
बात थी कि मेरा नौकर पहरा देगा, मगर मैंने खुद कल 10 बजे उसे छुट्टी दे दी थी। उसके घर पर उसका बाप बहुत ही बीमार है। उसकी हालत मरने मरने पर है। फेलुदा ने पूछा, मुखड़ा कैसा था, याद है? राजेन बाबू बोले, बिल्कुल साधारण नेपाली मुखौटा था। दार्जिलिंग शहर ही में अगर तलाशा जाए तो कम से कम 300-400 मिल जाएंगे। मेरे इसी कमरे में उस तरह के 5 मुखौटे हैं। वो रहा। राजेन बाबू ने जिस मुखौटे की ओर इशारा किया, फेलुदा ने मुझे कल वही चीज खरीदी थी। 3 कौड़ी बाबू ने अब तक ज्यादा बातें नहीं की थी। अब वे बोले, मेरी राय में अब पुलिस को सूचना भेजनी चाहिए। सुरक्षा भी अब जरूरी हो गई है। कल जो कुछ घटित हो चुका उसे मजाक के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। फेलू बाबू, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक खोज पड़ताल जारी रख सकते हो। तुम्हें इसमें कोई अड़चन नहीं डालने जा रहा है। लेकिन मैं हर चीज पर गौर करने के बाद कह सकता हूं कि पुलिस की सहायता लेना जरूरी है। मैं बल्कि जा रहा हूं और जाकर डायरी लिखा आऊंगा। लगता नहीं है जाने से कोई खतरा है, मगर राजेन बाबू, आप अपने घंटे को सावधानी से रखे रखिए। हम लोग जब उठने उठने पर थे, फेलुदा ने राजेन बाबू से कहा, 3 कौड़ी बाबू तो चले जा रहे हैं। इसका मानी यह है कि आपका एक कमरा खाली होने जा रहा है। हम लोग अगर आज रात उस कमरे में आकर रहें तो आपको कोई आपत्ति है? राजेन बाबू ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपत्ति क्या हो सकती है? तुम मेरे अपने सगे जैसे हो, और सच कहने में हर्ज ही क्या। मैं जितना ही बूढ़ा होता जा रहा हूं, मेरा साहस भी उसी अनुपात में कम होता जा रहा है। बचपन में जो शरारती होता है, बुढ़ापे में उसकी हिम्मत कम हो जाती है। 3 कौड़ी बाबू से फेलुदा ने कहा, वह उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाएगा। लौटने के वक्त जब हम नेपाल क्यूरियो शॉप की बगल से जा रहे थे, तब हमारी आंखें दुकान के अंदर गई। देखा, 2 आदमी दुकान के अंदर खड़े होकर मॉल देख रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखकर लगा वे दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से परिचित हैं। एक तो थे अवनी घोषाल और दूसरा व्यक्ति प्रवीण मौजूमदार था। मैंने फेलुदा की ओर ताका। उसके चेहरे को देखकर ऐसा न लगा कि वह कोई आश्चर्यजनक चीज देख रहा हो। हम 10:30 बजे 3 कौड़ी बाबू को गुड बाय कहने स्टेशन पहुंचे। वे हम लोगों के पहुंचने के 5 मिनट बाद पहुंचे। चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते पांव दुखने लगे हैं, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चलकर आना पड़ा। वास्तव में वे कुछ लंगड़ा जैसे रहे थे। नीले रंग के फर्स्ट क्लास के डिब्बे पर चढ़कर 3 कौड़ी बाबू ने अपना अटैची केस खोला और भूरे रंग का एक पैकेट फेलुदा को दिया। इसे खरीदने में थोड़ा वक्त लगा। राजेन बाबू क्यूरियो शॉप नहीं पहुंच सके थे, हालांकि कल सचमुच बहुत ही अच्छी चीजें आई थी। उनमें से एक मामूली जैसी चीज चुनकर मैं उनके लिए ले आया। तुम दोनों मेरी ओर से उनके प्रति शुभेच्छा प्रकट करना और उन्हें यह सामान दे देना। फेलुदा ने पैकेट को लेकर कहा, आप अपना पता बगैर दिए यहां से जा रहे हैं। सोचा है रहस्य का उद्घाटन हो जाए तो आपको सूचित करूं। 3 कौड़ी बाबू ने कहा, मेरे प्रकाशक का पता मेरी पुस्तक पर लिखा है। उसकी मार्फत भेजोगे तो मुझे मिल जाएगा। गुड लक। ट्रेन रवाना हो गई। फेलुदा ने मुझसे कहा, अगर 3 कौड़ी बाबू ने विदेश में जन्म लिया होता तो बहुत बहुत नाम और पैसा कमाते। इतने सारे अच्छे उपन्यास बहुत ही कम लोगों ने लिखे हैं। फेलुदा राजेन बाबू से संबंधित घटना को लेकर दिन भर अलग अलग स्थानों का चक्कर काटते रहे। मैंने बहुत कहा, मगर वे मुझे अपने साथ नहीं ले गए। शाम के वक्त जब हम राजेन बाबू के घर की ओर जाने लगे तो मैंने फेलुदा से कहा, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कहाँ कहाँ से हो आए हो। 2 बार माउंट एवरेस्ट होटल, फेलुदा ने कहा। 1 बार फणी मित्र के घर से, 1 बार नेपाल क्यूरियो शॉप से, गुड बार लाइब्रेरी, और कई स्थानों से हो आया हूँ। ओह, तो और कुछ जानना चाहता है? अपराधी कौन मालूम हुआ? अभी भी कहने का वक्त नहीं आया है। किसी पर तुम्हें संदेह हुआ है? अच्छा जासूस होने के लिए हर किसी पर संदेह किया जाता है। हर किसी पर मतलब? मसलन तुम पर, मुझ पर? जिसके पास ऐसा मुखौटा है वही संदेह का पात्र है। कोई भी आदमी हो सकता है। फिर तुम्ही को कैसे बख्शा जा सकता है? बेकार की बकबक मत कर। वाह जी वाह, तुमने तो मुझे शुरू में यह बताया ही नहीं कि तुम राजेन बाबू को पहचानते हो। इसका मानी यह हुआ कि तुम सत्य को छिपा रहे हो, और अगर तुम चाहो तो मेरा मुखौटा उपयोग में ला सकते हो।
वह तो तुम्हारी बगल में ही है। शट अप। राजेन बाबू इस वक्त अच्छे दिखे। यह पूछने पर कि आप कैसे हैं, वे बोले, दोपहर में काफी अच्छा महसूस कर रहा था। शाम ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है, अशांति भी त्यों त्यों बढ़ती जा रही है। फेलुदा ने 3 कौड़ी बाबू का दिया हुआ पैकेट राजेन बाबू को दे दिया। उसे खोलने के बाद बुद्ध देव का एक खासा खूबसूरत सिर बाहर निकल आया। उसे देखकर राजेन बाबू की आंखें छलछलाई। वे रुंधे स्वर में बोले, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी। फेलुदा ने पूछा, पुलिस आई थी? मत पूछो, आकर बेहद जिरह कर गई है। यह नहीं जानता हूं कि कहां तक पता लगा पाएगी। तब हाँ, पहरा देने के लिए एक आदमी जैसा रहेगा, यही एक निश्चिंतता की बात है। सच कहने में हर्ज ही क्या, तुम दोनों ना भी आते तो काम चल जाता, फेलुदा ने कहा। सैनिटोरियम में बड़ा ही शोरगुल रहता है। यहाँ हो सकता है आपके मामले पर शांति से सोचने का मौका मिले, राजेन बाबू ने हंसकर कहा। मेरा नौकर बड़ी ही अच्छी रसोई पकाता है। आज मुर्गे का मांस बनाने को कहा है। सैनिटोरियम में ऐसा खाना नहीं मिलेगा। हमारे ठहरने का कमरा हमें दिखाकर राजेन बाबू अपने कमरे में चले गए। फेलुदा चट से खाट पर लेट गया। सिगरेट जलाकर शहतीर की ओर देखते हुए उसने धुएं की 5 गुंजलकें बनाई। उसके बाद वह कुछ देर तक अधमुंदी आंखों से ताकता रहा। फिर उसने चुप्पी तोड़ी। फणी मित्तर कल सचमुच रोगी देखने गए थे। कोट रोड पर एक पैसे वाला पंजाबी व्यापारी है, मैंने पता लगाया है। वे 11:30 बजे से 12:30 बजे तक वहीं थे। फिर फणी मित्तर अपराधी नहीं है? फेलुदा ने मेरे सवाल का जवाब न देकर कहा। 16 बरसों तक इंग्लैंड में रहने के कारण प्रवीण मौजूमदार बंगला भाषा करीब करीब भूल चुका है। फिर इस बात की संभावना नहीं है कि उसने पत्र भेजा हो, और उसे पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा दार्जिलिंग आकर उसने यहाँ घुड़दौड़ में काफ़ी पैसा कमाया है। मैं सांस रोके बैठा रहा। फेलुदा और कुछ कहना चाहता है, यह मैं समझ रहा था। आधी पी हुई जलती सिगरेट को कैरम की गोटी को स्ट्राइक करने की तरह कमरे के बाहर 10 हाथ की दूरी पर फेंककर फेलुदा ने कहा, आज चाय के बगीचे के गिलमोर साहब दार्जिलिंग आए हैं। प्लांटर्स क्लब में जाकर मैं उनसे मिल आया हूँ। लामा के प्रासाद का 1 ही घंटा है और वह है गिलमोर साहब के पास। राजेन बाबू के पास जो है वह नकली है। अवनी घोषाल को यह बात मालूम है। फिर राजेन बाबू का घंटा वैसा मूल्यवान नहीं है? नहीं। और कल रात एक पार्टी में वे प्रवीण मौजूमदार के साथ रात 9 बजे से 3 बजे तक शराब पीते रहे और पीकर नशे में धुत हो गए थे। ओह, और मुखौटा पहना हुआ आदमी 12 बजे के थोड़ी देर बाद ही आया था। हाँ। मेरी छाती का अंदरूनी हिस्सा खाली खाली जैसा महसूस हो रहा था। मैंने कहा, फिर? फेलुदा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक लंबी सांस ली और खाट से उठकर खड़ा हो गया। उसकी भौहों में इतना बल पड़ सकता है, वह बात मैं जानता ही न था। कुछ सेकंडों तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद उसने न जाने क्या सोचा और बैठक की ओर चल दिया। जाते वक्त मुझसे कह गया, जरा अकेले रहना चाहता हूं, डिस्टर्ब मत करना। अब मैं क्या करूं? वह जहां लेटा था वहीं मैं बिस्तर पर लेट गया। शाम होने को है, कमरे की बत्ती जलाऊं, मन में ऐसी इच्छा नहीं हुई। खुली हुई खिड़की से ऑब्जर्वेटरी हिल की तरफ के मकानों की रोशनी दिख रही है। तीसरे पर मॉल में एक तरह का शोरगुल मचा रहता है। वह शोरगुल अब शांत होता जा रहा है। घोड़े की टाप सुनाई पड़ रही है। उसकी आवाज दूर से निकट आती है और फिर शांत हो जाती है। समय खिसकता जा रहा है। खिड़की से आती हुई शहर की रोशनी जैसे धुंधली होती जा रही है। अब कमरे में और भी ज्यादा अंधेरा रेंग रहा है। लगता है नींद आ रही है। पलकें एक दूसरे से करीब करीब जुड़ गई हैं। तभी लगता है कमरे के अंदर कोई घुस रहा है। मुझे इतना डर लगता है कि मैं उस ओर ताकना बंद कर देता हूँ जिस ओर से वह आदमी घुस रहा है। सांसों को रोके मैं खिड़की की ओर ताकने लगता हूँ, लेकिन वह आदमी मेरी ही ओर आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मानो खिड़की के बाहर फैले शहर को ढककर अंधेरा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। फिर वह अंधेरा जैसी चीज झुककर मेरी ओर बढ़ाती है। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने है और उस चेहरे पर एक मुखौटा है। मैं ज्यों ही चिल्लाना चाहता हूं कि अंधेरे का वह शरीर अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर अपने चेहरे से मुखौटे को उतार देता है।
मुखौटा उतारते ही मेरी दृष्टि फेलुदा पर जाती है। क्यों जी, तू सो गया था? फेलुदा, तुम हो? फेलुदा मेरी स्थिति का पता लगाकर एक कहकहा लगाने जा रहा था, परंतु एकाएक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके बाद वह खाट की बगल में बैठते हुए बोला, राजेन बाबू के तमाम मुखौटों को पहनकर देखा था, तू इसे पहनकर तो देख। फेलुदा ने मुझे मुखौटा पहना दिया। कुछ अस्वाभाविक जैसा लग रहा है। नहीं, बस मेरे लिए यह कुछ बड़ा है, इतना ही, और कुछ भी नहीं। जरा जरा गंध जैसी। किस चीज की गंध? चुरुट की। फेलुदा ने मुखौटे को उतार कर कहा। एग्जैक्टली। मेरी छाती पुनः धड़कने लगी। मेरे मुंह से निकल गया, तो तीन कौड़ी बाबू। फेलुदा ने एक निश्वास लेकर कहा, सबसे ज्यादा मौका उन्हें ही था। बंगला, उपन्यास, अखबार, ब्लेड, गोंद, किसी चीज की कमी नहीं थी। और तूने जरूर ही ध्यान दिया होगा कि आज वे स्टेशन पर लंगड़ा रहे थे। शायद कल खिड़की से बाहर कूदने के कारण ही वैसा कर रहे थे। मगर जो असली रहस्य है वह यह है कि इसका कारण क्या हो सकता है। राजेन बाबू उनका काफी सम्मान करते थे, फिर किस वजह से, किस उद्देश्य से उन्होंने यह पत्र लिखा? शायद इसका उत्तर अब नहीं मिलेगा, कभी नहीं। रात में कोई दुर्घटना नहीं हुई। सवेरे हम भोजन कक्ष में राजेन बाबू के साथ चाय पी रहे थे, तभी नेपाली नौकर एक पत्र लेकर आया। इस बार भी वही नीले रंग का कागज था और लिफाफे पर दार्जिलिंग के डाकघर की मोहर। राजेन बाबू ने उदास चेहरे और कांपते हाथों से पत्र को खोला और फेलुदा के हाथ में थमाकर बोले, तुम ही पढ़ो। मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। फेलुदा उस पत्र को लेकर जोर जोर से पढ़ने लगा। प्रिय राजू, कलकत्ते में ज्ञानेश से तुम्हारे मकान की खबर पाकर जब मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, उस वक्त मैं नहीं जानता था कि दरअसल तुम कौन हो। तुम्हारे घर पर आने के बाद जब तुम्हारे बचपन की तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे इस बात की जानकारी हासिल हुई कि तुम 50 वर्ष पूर्व बांकुड़ा मिशनरी स्कूल में मेरे सहपाठी रह चुके हो। तुम कोई दूसरे नहीं बल्कि वही राजू हो। इतने दिनों के बाद भी पुराना आक्रोश भड़क सकता है, यह बात मैं नहीं जानता था। अन्याय के साथ लंगड़ी मारकर तुमने मुझे न केवल 100 गज के निश्चित पुरस्कार से वंचित किया था, बल्कि मुझे भरपूर घायल भी कर दिया था। तभी मेरे पिताजी की बदली हो गई और मैं तुमसे बदला नहीं ले सका। तुम्हें भी मेरे मानसिक और शारीरिक कष्टों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। पैरों में प्लास्टर लगवाकर मुझे 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। यहाँ आने पर तुम्हारे जीवन की शांति ने मुझ में अशांति पैदा कर दी। इसीलिए कई दिनों तक तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा कर मैंने तुम्हारे पुराने अपराध के कारण सजा दी। शुभेच्छा के साथ, तुम्हारा ही तीनों 3 कौड़ी मुखोपाध्याय।